स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। ओके, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे सही से। इसलिए मैं दिसंबर 2025 का क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो मैं समझा देता हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं असाइनमेंट को मैं समझाऊंगा। दोस्तों, मैं असाइनमेंट को इसलिए समझाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर से पूछा जाता है। ओके, इसलिए मैं असाइनमेंट को समझाऊंगा। इसके बाद जो अभी क्वेश्चन पेपर समझा रहा हूँ उसके बाद मैं असाइनमेंट में जाऊँगा, तो फिर असाइनमेंट को मैं समझाऊँगा। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो ये पेपर जो है दिसंबर 2025 वाला है। ठीक है, जो एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ था दिसंबर 2025 में, और ये सब्जेक्ट कोड जो है BHDI 141, ठीक है, जिसका टाइटल है अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य। ओके दोस्तों, चलिए आगे की ओर, है ना। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो समय है ये 3 घंटा, ये एग्ज़ाम जो लिया जाता है इस पेपर का वो 3 घंटा का होता है। कितने घंटे का होता है दोस्तों? 3 घंटे का होता है। और इसका सबसे अधिक से अधिक जो प्राप्त अंक होते हैं वो 100 नंबर का होते हैं, यानी कि 100 नंबर का होते हैं। दोस्तों, ये जो पेपर का एग्ज़ाम जो होता है वो कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहले नोट पढ़ेंगे हम। नोट में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, ठीक है। नोट में बताया गया है प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन को जो है आप लोगों को बनाना ही होगा, हर हाल में जरूरी है, अनिवार्य है। ओके, आगे शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, बाकी उधर जितना भी रहेगा उनमें से 4 ही प्रश्न का जवाब देना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर में ही, लेकिन जवाब देना कितने नंबर का आपको? 3 नंबर का ओनली। और इन तीनों नंबर से आपको ओनली फॉर 36 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं क नंबर का क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके आप लोग अच्छे से समझ जाओ। क नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेघा और मगर गो सांप मुख खाई हम, सांप मुख खाई हम, ठीक है। मेघा मतलब होता है दोस्तों बादल, और मगर मतलब होता है मगरमच्छ का उल्लेख कर प्रकृति की विविधता दिखा रहे हैं। ओके, आगे है सांप और मुस्क खाने वाली गो सरीसृप का जिक्र है। इन दोनों का ये पहला लाइन है दोस्तों कि मेघा और मगर गो का मतलब होता है, मेघा मतलब बादल और मगर मतलब मगरमच्छ का उल्लेख कर प्रकृति की विविधता दिखा रहे हैं। ओके, और सांप मुस्क खाई हम वहाँ कहता है, उसका मतलब है सांप और मुस्क खाने वाली गो सरीसृप का जिक्र है। ओके, उसके बाद तीसरा है दोस्तों कि कलीगिलरिया शिकार, क्या बोल रहा है? कलीगिलरिया शिकार का मतलब होता है दोस्तों कि गिलहरी का शिकार कर लेने की बात से जंगली जीवन की तस्वीरें आ रही है। ओके, अब आगे है दोस्तों कुकुरा के साथ धाई जुठली पतरिया पे, है ना। क्या कहता है? कुकुरा के साथ धाई जुठली पतरिया पे, जुठली पतरिया पे, उसका मतलब होता है दोस्तों कि कुत्ते के साथ दौड़ते हुए जुठली, यानी कि उसका मतलब होता है जूठी या छोटी पत्तियां, पतरिया पर यानी खेत खलियान की खुली धरती पर भाग दौड़ का दृश्य। ओके, अब अंत में क्या कर रहे हैं दोस्त? पेटवा है पपिया भंडार, पेटवा है पपिया भंडार, उसका मतलब होता है, अंत में कह रहे हैं कि
पेट पपीहा, पपीहा का मतलब होता है पपीहा या चातक, जैसे भूख से भरा हुआ है, ठीक है, तो वो मतलब होता है बहुत भूख लगी है। कुल मिलाकर ग्रामीण जंगल परिवेश में परिवेश में जीव जंतुओं का उल्लेख करते हुए तीव्र भूख संघर्ष का शिकार जीवन का चित्र खींचा गया है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं ये समझा दिया हूँ, बाकी वो जो है 2-3 आप लोग समझ जाना। ओके, तो चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्त्री विमर्श का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ओके दोस्तों, विमर्श का मतलब क्या होता है? विमर्श का मतलब होता है किसी विषय पर या किसी का कोई भी काम पर, ठीक है, गहराई से सोच विचार करना, चिंतन करना, है ना, मन लगाना, क्या है, मन लगाना। उसके बाद दोस्तों या चर्चा करना, या चर्चा करना, या चर्चा करना। ओके दोस्तों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विमर्श बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विमर्श बोलते हैं। यानी कि कहता है स्त्री का विमर्श मतलब चर्चा करना, स्त्री के बारे में सही तरीके से अर्थ निकाल के उसके बारे में चर्चा करना, करते हुए इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालने बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं? समकालीन हिंदी क्या है? समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने सोच को व्यक्त करने बोल रहे हैं, ठीक है। क्या समकालीन? दोस्तों समकालीन का मतलब होता है जो कार्य को प्रेजेंट समय में कर रहे हैं, वर्तमान में या वर्तमान काल में जो घटना बीत रही है या चल रही है उसी को बोलते हैं दोस्तों समकालीन। उसी को हम क्या बोलते हैं? समकालीन बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, यानी इस विमर्श के बारे में बता चुका हूँ। स्त्री विमर्श की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करने बोल, अपनी सोच को व्यक्त करने बोल रहे हैं दोस्तों। ओके, अब चलिए चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि आदिवासी विमर्श की परंपरा पर एक निबंध लिखिए, है ना। आदिवासी बोलते हैं दोस्तों जो जंगलों में, ठीक है, रहते हैं, उसी को आदिवासी बोलते हैं। और आदिवासी जो जाति होती है वो आजकल अच्छे डेवलप कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि वो जातिवादी जंगली की तरह लगते हैं, ऐसा नहीं है ना। जातिवादी जो है एक अच्छे प्रोग्रेस में आ चुके हैं, अच्छे जाति में आ गए हैं, तो उसका परंपरा एक निबंध लिखने बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके विमर्श, विमर्श का मतलब मैं समझा चुका हूँ, क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है? विमर्श। ओके, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, धूनी तपे तीर उपन्यास, धूनी तपे तीर उपन्यास के कथानक, क्या कथानक का विश्लेषण कीजिए, है ना। 5 नंबर दोस्तों एक कविता से पूछा गया है, जो पोएम से पूछा गया है। धूनी तपे तीर उपन्यास के कथानक का विश्लेषण करने बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप जाइए अच्छे तरीके से विश्लेषण कीजिए इसका। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि व्यक्तित्व की भूख, यानी कि किसी व्यक्ति का भूख लगना या कहानी के सामाजिक संदर्भों को उजागर कीजिए। यानी कहता है किसी व्यक्तित्व की भूख कहानी के सामाजिक संदर्भों को उजागर कीजिए। उसके जो भूख लगती है उसका सामाजिक जो संदर्भ है ना, उसको क्या करने बोल रहे हैं? उजागर करने बोल रहे हैं। कैसे करना है? तो चलिए दोस्तों अब आइए नंबर 7 में। 7 नंबर कहते हैं दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे, कविता की अंतर्वस्तु का विवेचन कीजिए। ओके दोस्तों, दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे, कविता की अंतर्वस्तु का विवेचन कीजिए। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अन्य से अनन्य, अन्य से अनन्य के आधार पर, अन्य से अनन्य के आधार पर प्रभाव खेतान की वैचारिक और जीवन दृष्टि पर प्रकाश डाली। यानी कि अन्य या अनन्य के आधार पर प्रभाव खेतान की वैचारिकी, है ना, क्या वैचारिकी और जीवन दृष्टि पर प्रकाश डाली। यानी कि जीवन दृष्टि क्या है उसके ऊपर हम लोगों को क्या करने बोल रहे हैं, प्रकाश डालने बोल रहे हैं दोस्तों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मूर्धया, है ना, मूर्धया में अभिव्यक्त सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और दलित जीवन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मूर्धया में अभिव्यक्त, मूर्धया में अभिव्यक्त सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में, यानी कि दाखला होते समय या दाखला में और दलित जीवन पर अपने विचार व्यक्त करने बोल रहे हैं दोस्तों। दलित जीवन का उसका कैसा रहन सहन है, कैसा व्यवहार है, कैसा आदत है, उसका विचार का उसकी उसी के बारे में विचार करने बोल रहे हैं, सोच करने बोल रहे हैं, थिंकिंग करने बोल रहे हैं। ओके, उसको व्यक्त करने के लिए बोल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन आगे का, और सॉरी दोस्तों क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। अब जाएंगे हम असाइनमेंट में, असाइनमेंट को मैं समझाऊंगा, ठीक है। असाइनमेंट को अच्छी तरीके से समझना दोस्तों। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुका था कि मैं असाइनमेंट को समझाऊंगा, ठीक है। आपका एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है असाइनमेंट से, इसलिए मैं असाइनमेंट को समझाने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक आप लोग असाइनमेंट को समझेंगे, उसके बाद फिर आप लोग एग्जाम में जाओगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बता दूं हम लोग को ये सब्जेक्ट कोड जो है BHDE है ना 141 है, जिसका टाइटल है अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य। ओके, ये असाइनमेंट है दोस्तों, है ना। ये प्रेम सर के द्वारा 5 ईयर्स के PYQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं क्वेश्चन की ओर लेके चलूँगा, ठीक है। क्वेश्चन समझाऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, भाग 1। ओके, क्या है भाग 1। तो पहला क्वेश्चन है आदिवासी साहित्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। क्या डालें, प्रकाश डालें, है ना। साहित्य की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालने बोल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कि प्रवृत्ति जो होता है ना, वो उसको आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, उसका ढांचा क्या है, रहन सहन क्या है, उसके बारे में चर्चा करने बोल रहे हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालने बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, कैसे रहते हैं आदिवासी लोग और कैसे उसका आदत है, कैसा उसका नेचर है, हम उसके बारे में जानेंगे, है ना। चलिए, आदिवासी साहित्य वह साहित्य है जो आदिवासी समाज के जीवन, संस्कृति, संघर्ष, प्रवृत्ति, संबंध और अस्मिता को अभिव्यक्त करता है ना। क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। यह मुख्यतः अनुभवों पर आधारित साहित्य है जिसमें आदिवासी समुदाय की पीड़ा, प्रतिरोध, परंपराएं और जीवन दृष्टि सशक्त रूप से सामने आती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में आदिवासी साहित्य एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में उभरा है। यानी कि आदिवासी साहित्य एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में क्या है, उभरा है। यानी कि महत्वपूर्ण के रूप में ये अभी चल रहा है ना, क्योंकि आदिवासी भी अब आदिवासी नहीं रहे, एक महत्वपूर्ण जाति बन चुके हैं। ओके, इसकी प्रमुख विशिष्ट प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है। कैसा है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। ओके, चलिए नंबर 1 में देखिए क्या है, प्रकृति से गहरा संबंध, उसका संबंध कैसा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आदिवासी साहित्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति केंद्रित जीवन दृष्टि है। जंगल, पहाड़, नदियों, पशु पक्षी आदि केवल पृष्ठभूमि की नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न अंग है। प्रकृति को माँ, साथी और देवता के रूप में देखा जाता है। यानी कि आदिवासी लोग प्रकृति को माँ
साथी और देवता के रूप में देखता है। ओके, इसमें पर्यावरण यानी कि जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, पर्यावरण संरक्षण, जो पेड़ पौधा जो होती है उनकी भावना भी निहित रहती है। ओके, अगला 2 नंबर पे है अस्मिता और पहचान की खोज, है ना। आदिवासी साहित्य अपने पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा का साहित्य है। ओके, इसमें हम कौन हैं, इसमें हम कौन है, कौन कहता है, आदिवासी कहता है इसमें हम कौन है, हमारी परंपराएं क्या है ना। चलिए आगे है कि जैसे प्रश्न प्रमुख रूप से उठाए जाते हैं, यह मुख्य धारा द्वारा उपेक्षित आदिवासी समाज की आवाज़ को सामने लाता है। ओके, उसका तीसरा स्टेप है शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध, भूमि हड़पने, विस्थापन, आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक उपेक्षा के विरुद्ध आवाज़ उठाना इसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ओके, आदिवासी साहित्य अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और विद्रोह की चेतना को प्रकट करता है, यानी कि जाहिर करता है। ओके, चलिए दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये असाइनमेंट है, क्वेश्चन आंसर नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं समझाऊंगा, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित पदंश की सप्रंश, है ना, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कि निम्नलिखित पदंशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ओके दोस्तों, सप्रसंग का मतलब होता है कि जो उसका व्याख्या करता है, उद्देश्य रखता है ना, उसका उद्देश्य क्या है ना, उसी के बारे में व्याख्या कीजिए करने बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका 7 भाइयों के बीच, यानी कि इसके जो है 7 भाई थे। ठीक है, 7 भाइयों के बीच, ठीक है, चंपा सियोनी हुई, बांस की टहनी से, है ना, बांस की टहनी से लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लिपटी, है ना, काली छाया से डोलती, सपनों में 7 भाइयों के बीच चंपा सियानी हुई। समझ गए आप लोग। चलिए, आई होप आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते होंगे। चलिए, आंसर है प्रस्तुत पंक्तियों समकालीन आदिवासी, क्या है, समकालीन आदिवासी जनवादी काव्य धारा से ली गई है। किससे ली गई है, जनवादी काव्य धारा से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने चंपा नामक बालिका के माध्यम से आदिवासी समाज में स्त्री उसकी संवेदनशीलता तथा पारिवारिक सामाजिक परिवेश का चित्रण किया। कविता में चंपा 7 भाइयों के बीच पलती बढ़ती है, यानी कि कविता में चंपा जो है 7 भाइयों के साथ खिलती है, पालती है ना, वो पलती है। उसके बाद और धीरे धीरे सियोनी यानी कि युवती हो जाती है ना। कवि ने प्रतीकों और उपमाओं के माध्यम से उसके जीवन की कोमलता और साथ ही उसके अस्तित्व पर मंडराती है, यानी कि मंडराती आशंकाओं को व्यक्त किया है, यानी कि उसके ऊपर अस्तित्व जो है मंडराती है, तो उसका आशंकाओं जो है उसके ऊपर का व्यक्त किया है, उसके ऊपर में क्या आशंका है, क्या मंडराती है, उसका अस्तित्व क्या है ना, उसी का जो अस्तित्व है उसी का चर्चा किया है कवि, है ना। चलिए, उसके बाद जो व्याख्या किया है, व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, व्याख्या। चलिए, कवि कहता है कि चंपा 7 भाइयों के बीच बड़ी है ना। क्या हुआ, कवि कहता है कि चंपा 7 भाइयों के बीच बड़ी होती है। बांस की टहनी से लचक वाली उपमा उसके शरीर की कोमलता, लचक और प्रकृति सौंदर्य को प्रकट करती है। बांस आदिवासी, है ना, बांस आदिवासी जीवन का अभिन्न अंग है।
बांस आदिवासी जो है जिंदगी से बिल्कुल अलग ही अंग है, इसलिए यह उपमा के प्रकृति से जुड़ाव को भी दर्शाती है। ओके, बाप की छाती पर सांप सी लौटती काली छाया सी डोलती पंक्तियां गहरी चिंता और भय का संकेत देती है। क्या देती है? गहरी चिंता, यानी कि सोच जो है तो उसका गहरी होता है, गहरी चिंता होता है, ठीक है। उसके बाद भय का यानी कि डर का संकेत देती है। ओके, यह सांप और काली छाया प्रतीक है। ये क्या प्रतीक है? सांप और काली छाया जो है प्रतीक दिया है ना। यह उस डर और असुरक्षा का बिंब है जो एक बेटी के बड़े होने पर पिता के मन में उत्पन्न होती है। यानी कि एक बेटी को पालती है माता पिता या पापा, जो बड़ी होती है या बड़े होते हैं, उसके पिता के मन के उत्पन्न होने वाली बात को इस कवि ने इस कविता के अंदर रखा है। ओके दोस्तों, तो बेटी की युवावस्था जैसे पिता के लिए चिंता का कारण बन जाती है। यानी कि बेटी जवान होती है तो पिता को तो चिंता होता ही है दोस्तों। हर बाप को चिंता होती है कि हमारी बेटी कैसे पढ़ेगी, कैसे बड़ी होगी, कैसे क्या करेगी, है ना। तो चलिए उसी के बारे में वो चर्चा किया है कवि ने। तो अंतिम पंक्तियों में सपनों में सात भाइयों के बीच चंपा सिवनी हुई है। ठीक है, चंपा कितना भाइयों के साथ बड़ी हुई थी? 7 भाइयों के साथ बड़ी हुई, पली हुई है ना। तो यह दर्शाता है कि वह भाइयों के स्नेह यानी भाइयों के प्रति संरक्षण में बड़ी तो हुई है, परंतु उसके भीतर अपने सपने भी पल रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी बहन जो है 7 भाई हो, 8 भाई हो, 5 भाई हो, जितने भाई के पास पली बड़ी हो, लेकिन उसके दिल के अंदर में उसका भी कोई एक भावना होती है, सपना होती है ना। तो यह पंक्ति उसकी मासूम दुनिया और उसके भीतर उभरती नई चेतना दोनों को एक साथ प्रस्तुत करती है। यानी कि उसके अंदर की भावना क्या है, उसके अंदर की ज्वालामुखी क्या है और उसकी चेतना क्या, उसका सोच क्या है, दोनों को एक साथ इस कविता के अंदर में कवि ने दर्शाया है। ओके, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे तभी समझ में आएंगे। ओके, अगला है, आगे है, इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने चंपा के माध्यम से स्त्री जीवन की कोमलता, यानी कि इस प्रकार कवि ने इस पंक्तियों के जरिए से चंपा के माध्यम से स्त्री यानी कि लड़कियों की जीवन की क्या कोमलता है, यानी कि क्या कारण है, क्या कोमलता, क्या मुलायम है, सामाजिक और सुरक्षा यानी कि समाज में और सुरक्षा और पारिवारिक भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। ओके, चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, भाग नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। भाग नंबर कितना है दोस्तों? 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, महात्मा ज्योतिबा फूले के वैचारिक संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। महात्मा ज्योतिबा जो था दोस्तों सामाजिक सुधारक, एक क्रांतिकारक चिंतक व्यक्ति थे। ठीक है, तो वो एक अपने समाज में क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। तो वो समाज में सुधारने की कार्य करते थे, उसी को हम बोलते हैं समाज सुधारक। और उसी का नाम है क्या? महात्मा ज्योतिबा। तो फूले के वैचारिक संघर्ष यानी कि उसका संघर्ष क्या है, उसका जो संघर्ष हुआ पूरे ज़िंदगी में, पूरे लाइफ में, उसी को स्पष्ट करने बोल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। ओके दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फूले यानी कि पूरा नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले 1827 से 1990 तक आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक, चिंतक और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ये जो था समाज सुधारक, चिंतक और क्रांतिकारी व्यक्ति जो थे, कब से कब तक रहा था दोस्तों? 1827 से 1890 तक रहा था। उन्होंने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व, स्त्री असमानता और अंधविश्वास के विरुद्ध सशक्त वैचारिक संघर्ष किया। क्या किया?
संघर्ष किया दोस्तों। उनका संघर्ष केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था, यानी कि उसका संघर्ष जो था सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था, यानी कि सामाजिक सुधार तक ही उसका सामाजिक सुधार ही कार्य नहीं था, उसका और भी कार्य था, बल्कि वह समानता, शिक्षा और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लिए था। यानी कि उसका शिक्षा हर किसी को समान मिले, ठीक है, वो सुधारक था। उसके पास न्याय, उसके पास बिल्कुल संतुलन में होता था, न्याय का भी सुधारक था। उसके आधारित समाज की स्थापना के लिए था, क्या, उसी के आधारित शिक्षा और न्याय और समाज सुधारक, ये तीनों में कार्य करते थे। कौन कौन बोलो और एक बार, कौन था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। कौन था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। ओके, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले फुले ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद का विरोध किया। सबसे पहला जो विरोध किया था वो किसके ऊपर किया था? जातिवाद, जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद, है ना, जातिवाद पे और ब्राह्मणवाद पे विरोध किया था दोस्तों। तो उनका मानना था कि शूद्रों और अति शूद्रों को धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से जानबूझकर अज्ञान और गुलामी में रखा गया है, ठीक है। अपनी प्रसिद्ध कृति गुलामगिरी में उन्होंने शोषण की व्यवस्था की तीखी आलोचना की और बताया कि किस प्रकार उच्च जातियों ने धर्म और परंपरा के नाम पर सामाजिक असमानता को कायम रखा, है ना। वे समान अधिकार और सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, यानी कि वो समान अधिकार और सामाजिक न्याय के ऊपर पक्ष थे, यानी उसके पक्ष में थे, जो न्याय सही हो और सामाजिक अधिकार समान हो, उसके ऊपर वो पक्ष में थे उसके, ठीक है दोस्तों। और दूसरे था कि उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का साधन माना, यानी शिक्षा को एक ताकत समझा। शिक्षा एक ताकत शक्ति था सबका, ठीक है, हथियार समझा। उस समय स्त्रियों और निम्न वर्गों को शिक्षा में वंचित रखा जाता था, यानी कि शिक्षा से दूर रखा जाता था। फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। कहाँ? पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला था, ठीक है। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षिका बनाया। यह कदम अत्यंत क्रांतिकारी था, ठीक है। उनका विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से ही शोषित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता था। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तक शिक्षा या नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई भी इंसान जागरूक नहीं होगा। इसलिए महात्मा जो था वो क्या किया था? सबसे पहले अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, सावित्रीबाई को शिक्षिका बनाकर, वो अत्यंत क्रांतिकारी था, और उसको शिक्षक बनाकर उसको क्या किया? उसको पढ़ाना, एक विद्यालय खोला था, उसमें शिक्षिका बनाकर उसको भेजा गया था, है ना, ताकि वो जो भी नागरिक थे उसको पढ़ाए, ताकि उसको नॉलेज हो और वो इस चीज़ का जानकारी पूरी तरह से ले सके। ओके दोस्तों, तीसरा है, उन्होंने स्त्री शक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, यानी कि स्त्री शक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे दोस्तों। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, है ना, सती प्रथा और विधवा उत्पीड़न का विरोध किया। विधवाओं के लिए आश्रम गृह स्थापित किए और अनाथ बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की। कितना अच्छी कार्य किए दोस्तों। देखो उसने क्या किया था? बाल विवाह पे, सती प्रथा और विधवा उत्पीड़न का विरोध किया, है ना। विधवाओं के लिए आश्रम गृह स्थापित किए। दूसरा था, और अनाथ बच्चों के लिए देखना, उसका पालना पोषण उसी का कार्य था, उसका व्यवस्था क्या था, है ना। वे स्त्री और पुरुष की समानता और विश्वास रखते थे, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के ऊपर समान विश्वास रखते थे, समान बिलीव रखते थे। उसके बाद इसके अतिरिक्त फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक समता, जाति भेदभाव उन्मूलन और सत्य की खोज था। इस संगठन ने विवाह जैसे संस्कारों को बिना ब्राह्मण पुरोहित के संपन्न कराकर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम उठाए।
ओके दोस्तों, उपश्रम क्या है? महात्मा ज्योतिबा फुले का वैचारिक संघर्ष सामाजिक क्रांति की आधारशिला था। उन्होंने समानता, शिक्षा और मानवाधिकार के लिए आवाज़ उठाई और आज भी प्रांस किंग है। उनका जीवन अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध सतत संघर्ष का प्रेरक उदाहरण है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, 4 नंबर ये कहता है। तो क्वेश्चन नंबर क है मारे थाने दरवा बोलाई, है ना, घरवा से हमें झूठी बनाए, गुनहगार जेलवा में मलवा उठावे, मजदूर करे केहू नहीं सुनत गुहार। दोस्तों ये कवि का जो कविता है ना, ये पंक्ति जो दिया है, ये पंक्ति को प्रस्तुत जो किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहता है प्रस्तुत पंक्तियों दलित जनवादी काव्य धारा से ली गई, जिन्हें शोषित वर्ग की पीड़ा और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया गया। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह दिखाया है कि किस प्रकार सत्ता और प्रशासन गरीब तथा दलित वर्ग के लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें बिना अपराध के ही अपराधी बना दिया जाता है। देखो दोस्तों, बिना गुनहगार को गुनहगार बना दिया जाता है और जो बेकसूर होता है उसी के ऊपर अत्याचार करते हैं। इस पंक्ति में उसी के बारे में पूरी चर्चा की गई है दोस्तों। और मजदूर का क्या हाल हो रहा है और अमीरों का क्या हाल हो रहा है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों कविता सामाजिक अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना को व्यक्त करती है। ओके, व्याख्या है दोस्तों, कवि कहता है कि पुलिस थाना में बुलाकर उसे घर से पकड़ लिया जाता है और झूठा अपराधी बना दिया जाता है। मारे थाने मरवा, क्या है? मारे थाने दरवा बोलाई, है ना, मारे थाने दरवा बोलाई, घरवा से हमें झूठी बनाए गुनहगार। यह कहता है यह शोषित व्यक्ति को विवशता झलकती है, वह निर्दोष होते हुए भी सत्ता के दबाव में अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये दोस्तों, मारे थाने दरवा बोलाई, यानी कि मेरे थाने में दौड़ के आया क्या घरवा से हमें झूठी बनाए गुनहगार। घरवा से यानी कि घर से हमें बिना कसूर के, बिना जुर्म के मुझे गुनहगार साबित करके मुझे थाने लेके आए। ओके दोस्तों, आगे वो कहता है कि जेल में उससे जबरन मेला उठवाया जाता है। अगला है जेलवा में मलबा उठवाए, मजबूर करे, यानी कि जेल में कूड़ेदान में कचरा बाथरूम सब करवाते हैं दोस्तों जबरदस्ती। वही कहता है यहाँ, जेलवा में मलबा उठवाए मजबूर करे, यानी कि जेल में कचरा उठाने के लिए उन व्यक्ति को मजबूर किया जाता था, है ना। यह पंक्ति दलित समाज पर थोपी गई अमानवीय प्रथा और श्रम शोषण की ओर संकेत करती है। मलबा उठाना केवल शारीरिक श्रम नहीं बल्कि सामाजिक अपमान और जातिगत भेदभाव प्रतीक है। ओके दोस्तों, अंत में कवि कहता है केहू नहीं सुनत गुहार, यानी कि उसका कहने का मतलब है किसी का ये आवाज़ वो नहीं सुनता है, किसी का गुहार ये नहीं सुनता है कि उस व्यक्ति को माफ़ किया जाए, है ना। वही कहता है अर्थात उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। अन्याय और सहानुभूति का भाव उसकी पीड़ा को और गहरा कर देता है दोस्तों। उसका जो है पुकार जो है, उसका जो बातों को है सुनने वाला कोई नहीं था। न्याय और सहानुभूति का अभाव उसकी पीड़ा को और गहरा कर देता था, यानी कि और गहरा कर देता है। ओके, अगला दोस्तों, इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने शोषित वर्ग की करुण स्थिति, प्रशासनिक न्याय और सामाजिक भेदभाव का मानविक चित्रण किया है। यह कविता अन्याय के विरुद्ध जागरूकता और प्रतिरोध की भावना उत्पन्न करती है। चलिए ओके दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, भाग 3 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या है भाग 3 क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखें। क्या निम्नलिखित विषय पर टिप्पणी लिखने बोला है ना। टिप्पणी क्या दोस्तों? नंबर क स्त्री विमर्श में स्त्री की स्थिति, अधिकारों, असमानताओं तथा उसके अनुभवों पर केंद्रित चिंतन की धारा है।
यह केवल स्त्रियों को समस्याओं का वर्णन नहीं है, बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध प्रश्न उठाने और समानता की मांग करने का वैचारिक आंदोलन है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श विशेष रूप से आधुनिक काल में विकसित हुआ, यद्यपि इसकी जड़ें पहले से ही विद्यमान थी। इसकी जड़ें क्या था? पहले से ही विद्यमान थी, है ना। स्त्री विमर्श का मूल उद्देश्य यह है कि स्त्री में पुरुष के बराबर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। सदियों से स्त्री को परिवार और समाज में द्वितीय श्रेणी का स्थान दिया गया है। लेकिन दोस्तों, स्त्री को हमेशा समाज में दूसरा स्थान दिया जाता है। पहला स्थान क्यों नहीं दिया जाता है? वही चीज़ का रहा है। यहाँ कहता है स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री को पुरुष के बराबर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ओके, यानी कि एक समान होना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एक समान अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए, शैक्षिक होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक होना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का समान होना चाहिए। उसे त्याग, सहनशीलता और संपन्न की प्रतिमूर्ति बनाकर उसकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। स्त्री विमर्श इन रूढ़ धारणाओं को चुनौती देता है। स्त्री जो है हमेशा इस रूढ़ धारणाओं को चुनौती देता है और स्त्री को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करने की मांग करता है। ठीक है, यानी कि स्त्री को भी अब स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करने की मांग करता है। ओके, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, कृष्ण सोबती, प्रभा खेतान आदि लेखिकाओं ने स्त्री जीवन की वास्तविक समस्याओं को उजागर किया। उसके लेखन में शिक्षा, विवाह, कार्य क्षेत्र, घरेलू हिंसा, दहेज, लैंगिक भेदभाव और आत्मसम्मान जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता होगा, है ना। अंततः क्या दोस्तों, अंततः स्त्री विमर्श समानता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की स्थापना का प्रयास है। यह समाज को अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दे रहे हैं, यह कदम है। ओके।